अगर आप कहानी के पिछले भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राजवीर के बार बार पूछने पर सिया राजवीर को अपना अतीत बताना शुरू करती है। वह राजवीर को बताती है कि जब मैं 5 साल की थी मेरे मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे दादाजी ने ही मेरा ध्यान रखा, पर मेरे मम्मी पापा की मौत का सदमा मेरे दादाजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी बीमार रहने लगे थे। एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी शिवू यानी शिवेंद्र सिंह राजावत, बीरेंद्र जी और मालती जी का बेटा के दादाजी को दे दी। शिवू के दादाजी मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं। यहाँ मैं, शिवू और शिवू की बहन काव्या, हम तीनों हम उम्र थे। शिवू मुझसे 2 साल बड़ा था, काव्या मुझसे 6 महीने ही छोटी थी। हम तीनों साथ में खेलते, साथ में ही बड़े हुए थे। बीरेंद्र जी और मालती जी ने भी मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने मुझे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मुझे अपनी बेटी बनाकर रखते थे। मुझे यहाँ पर माँ बाप, दादा दादी सबका प्यार मिला। जब हम छोटे थे तभी से ही मालती जी बोलती थी कि वह मेरी और शिवू की शादी कराएंगी। शिवू और मैं भी बहुत खुश थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था शादी का मतलब क्या होता है। बस हम तो खुश होते थे कि हमारी शादी होगी। हम ऐसे ही खेल कूद कर बड़े हो गए। जैसे जैसे बड़े हुए शिवू का मुझे लेकर पागलपन बढ़ता जा रहा था। वह किसी को भी मुझसे बात नहीं करने देता। स्कूल में भी कोई अगर मुझसे बात कर लेता तो उसके साथ मारपीट करने लगता था। कोई भी अगर मुझे कुछ बोले, यहाँ तक कि एक बार टीचर ने मेरे होमवर्क ना करने पर मुझे डांटा था तो उसने उस टीचर का भी सिर फोड़ दिया था। शिवू पूरी तरीके से मुझ पर अपना हक जताता था। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे थे वह मेरे करीब आने लगा। वो जब भी मुझे छूता था मुझे बहुत असहज महसूस होता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उससे दूर दूर ही रहती थी, पर वह हमेशा मेरे करीब आना चाहता था। वह मुझे बार बार छूने की कोशिश करता, मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मम्मी और काव्या बाजार गई थी, मैं ही घर पर अकेली थी। शिवू मेरे रूम में आया। मुझे शिवू को देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर भी हम बात कर रहे थे कि अचानक शिवू को पता नहीं क्या हो गया, उसके ऊपर हैवानियत हावी हो गई थी। वह जबरदस्ती मेरे करीब आ रहा था, मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसे धकेल रही थी पर वह मान नहीं रहा था। मैंने गुस्से में उसको चाटा मार दिया। बदले में उसने भी मुझे चाटा मार दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। इतने में दादाजी आ गए। उन्होंने शिवू को मुझसे दूर करा और शिवू को 2 3 4 चाटे मार दिए। शिवू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में कार लेकर निकल गया। शिवू 12वीं में पढ़ता था। उसे सही से कार चलानी नहीं आती थी। वह थोड़ा बहुत ही जानता था। फिर भी वह गुस्से में बहुत तेजी से कार लेकर निकल पड़ा। इतने में बीरेंद्र जी भी आ जाते हैं। वह भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वह किसी की भी नहीं सुनता। तेजी से गाड़ी चलाते हुए निकल जाता है और सामने आ रहे ट्रक से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का सदमा दादाजी को भी लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ उठाया, इस वजह से वह गाड़ी लेकर गया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही सब हुआ है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सब मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो मैंने सबको बता दिया कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। शिवू और मेरा झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में कार लेकर निकल गया। तब से आज तक बीरेंद्र जी और मालती जी, काव्या सब मुझे शिवू का कातिल समझते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने इस घर में मेरा रहना भी दूभर कर दिया था, इसलिए दादाजी मुझे लेकर उनके पुराने घर में चले गए थे। तब से हम वहीं पर रह रहे थे, पर दादाजी की भी तबीयत खराब होने लगी तो हमको यहाँ आकर रहना पड़ा और इसी बीच दादाजी चल बसे। मम्मी ने मेरी पढ़ाई, मेरी कॉलेज सब बंद करा दिया। दादी जी को भी पैरालिसिस का अटैक आ गया है। वह दादाजी की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई। अब वह बिस्तर पर ही रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। तो तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि शिवू ने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की? मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि बीरेंद्र जी और मालती जी को वैसे ही शिवू की मौत का सदमा लगा था। उसके मरने के बाद में मैं उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी। वह जैसा भी था, पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है मैंने उसे। मैंने दादाजी को भी कसम दे दी थी, इसलिए उन्होंने भी आज तक यह बात किसी को भी नहीं बताई थी।
तो तुम ऐसा क्यों बोलती हो कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती? क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि शिबू मुझसे बहुत प्यार करता था, अगर मेरी किसी और से शादी करी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और वैसे भी शिबू की मौत कहीं ना कहीं मेरी ही वजह से हुई है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति न मिले। सिया, यह पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वह तुम्हें दुख देना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उनकी बात में मत आओ, राजवीर ने कहा। वह मैं सब नहीं जानती राजवीर, और वैसे भी मम्मी पापा ने मेरी शादी मम्मी के भाई के साथ में तय कर दी है। 10 दिन बाद में मेरी शादी है। राजवीर तो यह बात सुनकर धक से रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिया, सिया, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम प्लीज़ प्लीज़ किसी से शादी मत करना, प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिया। यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ राजवीर, मम्मी पापा के कहने पर कर रही हूँ। वैसे भी मेरा अब इस दुनिया में कौन है उनके सिवा? जो है वही है, वह जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना ही होगा। नहीं सिया, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुमने अगर किसी और से शादी करी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सिया राजवीर के मुंह पर हाथ रख देती है। प्लीज़ राजवीर, ऐसा मत बोलो, यह सब मेरे हाथ में नहीं है। सिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा सिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी मालती जी की आवाज़ आती है। सिया बोलती है, तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करते हैं। मम्मी वापस ऊपर आ जाएंगी, कोई देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम अभी जाओ। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। और राजवीर अपनी जेब में से एक फ़ोन निकाल कर सिया को दे देता है। यह क्या है? यह मेरा फ़ोन है। पर तुम अपना फ़ोन मुझे क्यों दे रहे हो? यह मेरा दूसरा फ़ोन है, इस पर बहुत कम ही किसी का फ़ोन आता है। यह नंबर बहुत कम लोगों के पास है, शायद ही किसी का इस नंबर पर फ़ोन आएगा, पर इस पर मेरा फ़ोन ज़रूर आएगा। तुम प्लीज़ मुझसे बात करना, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। सिया ने कहा, हाँ, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, और अब मम्मी मुझे नया फ़ोन दिलाएंगी भी नहीं, इसलिए मैंने मांगा भी नहीं था, और मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी है। कोई बात नहीं, इसे तुम अपने पास में रखो, अब मैं तुम्हें फ़ोन लगाऊंगा। ठीक है, पर तुम जाओ यहाँ से। राजवीर एक बार सिया को गले लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। सिया भी चुपचाप नीचे आ जाती है। सिया फटाफट काम करके अपने रूम में चली जाती है। सिया अपने रूम में आती है, फिर वो राजवीर का दिया हुआ मोबाइल निकाल कर देखती है। सिया जैसे ही मोबाइल का लॉक ओपन करती है, उसे वॉलपेपर पर अपनी फ़ोटो दिखाई देती है। सिया हैरानी से अपनी फ़ोटो देखती है। वह मन में सोचती है कि यह फ़ोटो राजवीर के पास कैसे आई। तब उसे याद आता है कि यह फ़ोटो तब खींची होगी जब राजवीर के साथ में अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिया मन में बोलती है, कितना पागल लड़का है। सिया राजवीर का फ़ोन ओपन करती है। उसके फ़ोन में देखती है कि उसकी और भी बहुत सारी फ़ोटो होती है। सिया हैरान हो जाती है। वह एक एक फ़ोटो को चेक करती है, फिर उसे राजवीर की फ़ोटोज़ भी दिखाई देती है। राजवीर की फ़ोटो को देखते ही रह जाती है सिया। राजवीर कितना हैंडसम लग रहा है, मासूमियत उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। वह राजवीर के और भी फ़ोटो देखती है और एकदम से उसका फ़ोन बज पड़ता है। सोचती है कि उठाए या नहीं, इतने में फ़ोन कट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं राजवीर हूँ, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। सिया फ़ोन का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद फिर वापस से फ़ोन आता है। सिया फ़ोन उठा लेती है। हेलो सिया। हाँ राजवीर, कैसी हो तुम? अभी अभी तो तुम देख कर गए हो कि मैं कैसी हूँ। राजवीर कुछ नहीं कहता है, दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर बोलता है, सिया, मुझे तुमसे मिलना है। यह मुमकिन नहीं है राजवीर, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिया, तुम कब तक ऐसे ही डरती रहोगी? अब यही मेरी किस्मत है राजवीर, इसे कोई नहीं बदल सकता है। ऐसा नहीं है सिया, मैं बदल सकता हूँ। मैं क्या, तुम खुद अपनी किस्मत बदल सकती हो। प्लीज़ तुम कोशिश तो करो। दोनों ही ऐसे थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह सुबह सिया अपने रोज़ के कामों में लग जाती है। राजवीर का तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, फिर भी वह उठता है, फ्रेश होकर तैयार होता है। तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। फ़ोन उठाता है। हेलो, सामने से। हेलो सर, आपका काम हो गया है, मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली है। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।
सामने वाला आदमी बोलता है ओके सर। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह फटाफट नीचे आता है। राजवीर अपनी माँ से माँ प्लीज़ मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे अर्जेंट काम है। रानी जी बोली हाँ बेटा लगा रही हूँ। क्या हो गया, तुझे कहीं जाना है क्या? राजवीर बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज राजवीर के चेहरे पर अलग ही चमक है। रानी जी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है। आज कई महीनों बाद उनके बेटे के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि राजवीर सिया को भूलकर संजना के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। शायद इसलिए वो खुश है। रानी जी बोली तो बेटा क्या सोचा है संजना के बारे में? मैंने तुम्हें कल बताया था ना। माँ यह बात रहने दीजिए, आप जानती हैं कि संजना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। रानी जी बोली तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही उस लड़की का इंतजार करते रहोगे जो तुमको बिना बताए छोड़कर चली गई है? बस माँ आप नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है, कितने मुश्किल हालातों से गुजरी है। रानी जी आश्चर्य से तो क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? हाँ माँ बस उसी के बारे में ही पता लगा रहा हूँ, वह इस शहर में है। अभी बस मुझे इतना ही पता है। बेटा वह लड़की तेरे लिए सही नहीं है। अगर वो तुझसे प्यार करती होती तो वह शहर में होने के बावजूद तुझे इस तरह से तड़पता हुआ नहीं छोड़ती। तू समझ वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। नहीं माँ ऐसा नहीं है, आप उसे नहीं जानती हो। रानी जी कुछ और बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। रानी जी संजना को फ़ोन लगाती हैं। हेलो संजू बेटा। जी आंटी जी। बेटा तुझे पता है क्या उस लड़की के बारे में? कुछ पता चला है? राजवीर ने तुझे कुछ बताया है क्या इस बारे में? संजना के दो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तो एकदम हड़बड़ा जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि यह क्या हो गया है। सिया वापस आ गई तो राजवीर तो उसकी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। संजना बहुत डर जाती है। हेलो संजना। संजू बेटा संजू। जी जी आंटी जी। नहीं जानती, राजवीर ने मुझे सिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। रानी जी और संजना दोनों ही घबरा जाती हैं कि अब राजवीर क्या करेगा। रानी जी बोली देखो बेटा संजना, मैं नहीं जानती उस लड़की के साथ में क्या हुआ है, पर मैं यह जानती हूँ कि उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत तड़पा है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने। मैं उसे कभी भी अपना नहीं पाऊंगी। हमें कैसे भी करके राजवीर और सिया को अलग करना होगा। संजना ने कहा पर यह नामुमकिन है आंटी जी। राजवीर संजना को बहुत प्यार करता है। राजवीर उसके बिना नहीं रह सकता है, और अगर सिया इसी शहर में है तो राजवीर को सिया से अलग करना नामुमकिन है। रानी जी बोली चलो ठीक है बेटा, मुझे सोचने दो, मैं बाद में बात करती हूँ। संजना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब राजवीर और सिया एक हो जाएंगे। कहाँ वो सपने देख रही थी कि राजवीर उससे शादी करेगा, कहाँ सिया के आने के बाद राजवीर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। और अगर उसे सच पता चला कि मैंने झूठ बोला था कि सिया शहर छोड़कर चली गई है, तो राजवीर उससे दोस्ती तो क्या कभी बात भी नहीं करेगा। उसे बहुत डर लग रहा था। इधर रानी जी सोचती हैं कि कैसे करके मैं संजना को अपने घर की बहू बना लूँ। मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे के लिए सही है। ऐसे भी मुझे सिया पर भरोसा नहीं है। वह एक बार मेरे बेटे को छोड़कर चली गई है, दोबारा भी चली जाए। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे के साथ में ऐसा होने नहीं दूंगी। इधर राजवीर एक आदमी से मिलता है जो उसे राजावत परिवार की फैमिली की हिस्ट्री, सिया के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। वैसे तो सिया सब कुछ बता ही देती है, पर उसे अभी यह पता चलता है कि सिया के पास में राजावत इंडस्ट्री और सारी प्रॉपर्टी की 50% मालकिन है। और तो और उसके दादाजी की भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वो मालती जी को सबक सिखाएगा। सारी फाइल्स को अपने पास में रख लेता है और सामने वाले व्यक्ति को एक नोट के बंडल थमाकर थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। राजवीर अपने आप से कहता है यह तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब मैं मालती जी और वीरेंद्र जी को बताऊंगा मेरी सिया को कितना टॉर्चर किया है। और अच्छा, इस प्रॉपर्टी के लिए उसकी शादी उसके बिगड़े अय्यास भाई से करवाना चाहते हैं। यह तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, पर उससे पहले मुझे सिया को समझाना होगा। उसके मन में यह जो बात बैठी है कि वह किसी से प्यार नहीं कर सकती है, यह सब बकवास मुझे उसके दिमाग से निकालना होगा। तभी संजना का फ़ोन आता है। संजना बोली हेलो राजवीर, तुम कॉलेज नहीं आए?
बस थोड़ा सा काम है इसलिए लेट हो गया हूँ, मैं आता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। संजना समझ जाती है कि उसे क्या बात करनी है, फिर भी वो अनजान बनते हुए बोलती है, ठीक है आ जाओ, मैं कॉलेज में ही हूँ। आज राजवीर बहुत खुश होता है, बहुत दिनों बाद आज उसके चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है। वो खुशी खुशी कॉलेज जाता है। क्लास खत्म करके संजना भी चुपचाप कॉलेज के गार्डन एरिया में बैठी हुई होती है। राजवीर उसके पास आता है। हेलो संजना। हाय राजवीर, क्या हुआ? तुमने कहा था तुम्हें कुछ बात करनी है। राजवीर ने कहा, संजना संजना तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे क्या पता चला है और मैं किससे मिला हूँ। किससे मिले हो? संजना, मैं सिया से मिला हूँ। मैंने सिया को देखा है, वो इसी शहर में है। संजना के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उसे छुपाते हुए खुश होते हुए बोलती है, अच्छा कहाँ देखा तुमने, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? राजवीर उसे सब बताता है कि कल उसने कैसे संजना को देखा और रात को उससे मिलने गया और उसके साथ में क्या क्या हुआ, यह सब उसे बताता है। संजना को सिया के लिए बुरा लगता है। संजना बोली, तो राजवीर तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगे? वह मुझे नहीं पता, पर मुझे कैसे भी करके सिया को वहाँ से निकालना होगा। पर क्या वह अपनी दादी को छोड़कर आएगी? यही तो प्रॉब्लम है। इतनी अच्छी है ना कि उसे सबकी फिक्र होती है सिवाय खुद के। संजना फीका सा मुस्कुरा देती है। चलो संजना, मैं चलता हूँ। मैं बस तुमसे यही बताने आया था, आज मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। संजना बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। राजवीर के जाने के बाद वह बहुत रोती है। क्यों राजवीर, क्यों? आज भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है? जो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम उसे इतना प्यार करते हो। जो लड़की तुम पर इतना मरती है, उसको तो आंख उठाकर देखते भी नहीं हो। क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? और वह ऐसे बोलकर बहुत रोती है। इधर राजवीर अपनी ही धुन में घूमते हुए घर आ गया था। घर आकर उसकी माँ उसे देखते हुए बोली, कहाँ से आ रहे हो? मैं संजना से मिलने गया था। संजना का नाम सुनकर रानी जी को थोड़ी शांति मिली। वो राजवीर को सोफे पर बैठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, किट्टू बेटा, संजना बहुत अच्छी लड़की है, तुम एक बार संजना के बारे में सोचो तो सही। राजवीर गुस्से में बोला, मैंने आपको बताया न कि मैं सिया के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मैं सिया से प्यार करता हूँ, आप यह बात समझती क्यों नहीं? किट्टू, वह लड़की सही नहीं है। अगर वह तुझसे प्यार करती, तेरे प्यार को समझती, तो तुझे इस तरह तड़पता हुआ नहीं छोड़ती। हाँ, उसकी मजबूरी रही होगी, पर कम से कम वह तुझे बता तो सकती थी कि वह कहाँ पर है, क्या कर रही है, क्या चल रहा है उसके साथ। और तू ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसको तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तेरे प्यार की कद्र नहीं है बेटा। तू मेरी बात को समझ, आगे चलकर तुझे बहुत दुख होगा। प्लीज़ माँ, बोलकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रानी जी आवाज़ लगाते रह गई, राजवीर राजवीर। राजवीर अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे समझाए, पर उसने मन में सोचा, यह सब बात की बात है, पहले मुझे सिया को उस नर्क से निकालना होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर अपना फ़ोन निकाल कर उसने किसी से बात की। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे थोड़ी शांति मिली। इधर राजावत कोठे में बीरेंद्र जी मालती जी को आवाज़ देते हैं। मालती जी, काव्या सब बाहर आ गए। सिया भी बाहर आकर कोने में खड़ी हो गई। बीरेंद्र जी मालती जी के दोनों कंधे पकड़ते हुए बोलते हैं, मालती जी, आपको यकीन नहीं होगा हमें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट सफल हो गया तो उसके बाद तो फिर हमारा विदेशों में भी नाम होगा। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। सब बहुत खुश होते हैं। सच में पापा? काव्या ने कहा। हाँ बेटा, सच में। यह सुनकर सिया भी खुश हो रही थी। वह लोग उसे अपना माने या न माने, वो उनको अपना मानती थी, उनकी खुशी में खुश थी। सिया को देखते हुए, ऐसे घूर घूर के क्या हमारी खुशियों को नज़र लगा रही है? जा यहाँ से। सिया चुपचाप चली गई। बीरेंद्र जी बोले, मालती जी, आप भी क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? आपको क्या करना है? वह आपको कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप अपना काम करती है, फिर आप क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? मालती जी गुस्सा होते हुए बोली, आप उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं। आप भूल गए क्या कि उस लड़की ने क्या किया है? बीरेंद्र जी बोले, नहीं, मैं नहीं भूला हूँ और बहुत गुस्सा हूँ उससे, पर बार बार उससे कुछ बोलने से जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा। मालती जी पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। काव्या भी चली गई। बीरेंद्र जी भी अपने रूम में चले गए।
सिया और राजवीर की थोड़ी थोड़ी बात फ़ोन पर होने लगी थी। वह कभी कभी उसे देखने के लिए घर के बाहर भी आता था। सिया भी छत पर से उसे निहारती थी। सुबह सुबह कपूर मेंशन में राजवीर के पिताजी अपनी पत्नी रानी जी से बोले, आज हमें शाम को पार्टी में चलना है। आपको याद है ना, मिस्टर वीरेंद्र राजावत, आज उनके यहाँ पार्टी है, हमें वहीं जाना है। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। राजेंद्र जी बोले, अपने लाट साहब को भी कह देना कि वह भी तैयार हो जाएं। वह क्या करेगा पार्टी में? आकर क्या करेगा मतलब? अब मेरे बाद उसी को तो सारा बिजनेस संभालना है। वह नहीं आएगा तो कौन आएगा? उसे भी धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। उसे अभी से आदत डालनी होगी। रानी जी बोली, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। रानी जी मन में बोली, अच्छा है, पार्टी में जाएगा, दूसरे लोगों से मिलेगा तो सिया के बारे में भूल जाएगा। यह सही है, अब उसे काम में मन लगाना पड़ेगा ताकि वह सिया से थोड़ा दूर रहे। और आज पार्टी में भी मैं संजना को भी साथ में लेकर आऊँगी ताकि वह दोनों आराम से साथ में टाइम बिता सकें। पर क्या राजवीर मानेगा? मुझे कैसे भी करके उसे मनाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे से बाहर आता है और बाहर जा रहा होता है कि रानी जी उसे आवाज़ लगाती हैं। राजवीर को गुस्सा तो आता है पर फिर भी वह रुक जाता है। रानी जी बोली, राजवीर बेटा, आज शाम को पार्टी में राजावत जी के यहाँ पार्टी में जाना है। तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हें भी चलना पड़ेगा। रानी जी को उम्मीद नहीं थी कि राजवीर हाँ कह देगा, पर राजवीर, मिस्टर राजावत का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है माँ, मैं चलूँगा। रानी जी हैरानी से राजवीर को देखती रह गईं। एक बार में हाँ बोल दिया, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम सच में चलोगे? जी माँ, मैं सच में चलूँगा। मेरा मूड ठीक नहीं है, पार्टी में जाऊँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। संजना को भी बोल देती हूँ, वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है ना, उसका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप बोल देना। रानी जी थोड़ा सोचते हुए, ठीक है, मैं बोल दूंगी। राजवीर वहाँ से चला जाता है। राजवीर के मन में ख्याल आता है, यह अच्छा मौका है, आज ही अपना काम कर लूँगा। पार्टी में सब लोग होंगे, मीडिया भी होगी, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता। थैंक यू गॉड। रानी जी संजना को फ़ोन करती हैं। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आज शाम को तुम फ्री हो ना? हमें एक पार्टी में जाना है। संजना बोली, पार्टी में? हाँ बेटा, हमें एक पार्टी में जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो ताकि तुम्हें और राजवीर को थोड़ा साथ में समय बिता सको। पर आंटी जी, आप जानती हैं ना कि राजवीर को यह पसंद नहीं आएगा। वह सिर्फ सिया से प्यार करता है। हम कुछ भी कर लें, वो सिया को भूल नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ बेटा, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। संजना जानती थी कि राजवीर सिया से प्यार करता है, पर उसे भी अपने प्यार को पाने की चाहत थी। संजना बुरी लड़की नहीं है, पर फिर भी रानी जी के कहने पर उसके मन में वापस भावना जाग गई। शायद हो सके राजवीर का मन बदल जाए, इससे वह भी हाँ कर देती है। इधर राजावत कोठी में सुबह से ही तैयारी जोर शोर से चल रही थी। बीरेन जी, मालती जी भी आज के कामों में व्यस्त थे। सिया भी दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी कि वह लोग सिया को एक नौकर ही समझते हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त चल रहे थे। मालती जी सिया से बोली, आज की पार्टी में अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। सिया बस सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। काव्या, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे पार्लर भी जाना है और कपड़े भी सिलेक्ट करने हैं शाम के लिए। मालती जी बोली, हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी जाना है। और दोनों ही निकल जाती हैं। सिया वापस से अपने कामों में जुड़ जाती है। बीच बीच में वह दादी जी से भी मिलकर आती है। दादी जी तो बस चुपचाप रहती हैं, ना वह कुछ बोलती हैं, ना कोई अपने हाथ पैर हिला पाती हैं, बस देखती रहती हैं। सिया उनसे बात करती रहती है, वह जवाब दे या न दे। सिया के लिए बस एक वही है जिससे वह अपना दुख दर्द शेयर कर सकती है, और वह भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती। वह उन्हें नहीं बताती कि उसके साथ में इस घर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वह उन्हें इस बीमारी में परेशान नहीं करना चाहती है, तो उनके सामने हमेशा मुस्कुराती रहती है। जानकी जी जानती थी कि वह इस घर में कैसे रह रही होगी, वह लोग उसके साथ में कैसा बर्ताव कर रहे होंगे, पर वह चाह कर भी सिया के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। यह सोचकर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिवाय आंसू बहाने के वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आज उनकी हालत पर किशोर जी उनके भरोसे सिया को छोड़कर गए थे, और आज उन्हीं की ऐसी हालत है। वह सिया के लिए सहारा नहीं बन पा रही थी, बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि मेरी बच्ची के दुख दूर कर दें।
वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह मेरी बच्ची को इस दर्द से छुटकारा मिले। शाम के समय धीरे धीरे राजावत कोठी में मेहमान आने शुरू हो गए थे। राजावत कोठी बहुत शानदार तरीके से फूलों से सजी हुई थी। सब तरह लाइटिंग थी। कोठी शानदार लाइटिंग में अलग ही चमक रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी राजा का महल हो। वीरेंद्र जी ने अपनी कोठी को वैसे भी किसी महल के समान ही बनवाया था और आज तो लाइटिंग और डेकोरेशन से उसमें चार चांद लग गए थे। सभी मेहमान कोठी को देखते ही रह गए। कोठी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वहाँ पर एक एक चीज़ इतनी सुंदर जिसने सबका मन मोह लिया था। वीरेंद्र जी और मालती जी सभी मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। काव्या भी नीचे आ गई थी। उसने बेबी पिंक कलर का गाउन पहन रखा था, बालों का जूड़ा बना रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह भी अपने दोस्तों से मिल रही थी। इसी बीच सिया तो बस आए हुए लोगों को कोल्ड ड्रिंक और पानी सर्व कर रही थी। सिया नहीं जानती थी कि राजवीर भी यहाँ पर आने वाला है। वह तो बस चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। वैसे तो उसे काम करने की आदत हो गई थी, पर आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था इतने लोगों के बीच में इस तरह नौकरों की तरह काम करना। क्योंकि किशोर जी और जानकी जी उसके दादा दादी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने सिया को अपनी बेटी से बढ़कर माना था और उसे पलकों पर रखते थे। आज इस तरह काम करते हुए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह किसी से क्या ही कहती और कौन था जो उसकी बात को सुनता समझता। आज उसे राजवीर की बहुत याद आ रही थी। आज सुबह से उसकी बात नहीं हुई थी। उसका मन बेचैन था। सिया मन में सोच रही थी, आज पता नहीं क्यों राजवीर ने मुझसे बात नहीं की। आज सुबह से उसका फ़ोन भी नहीं आया। पता नहीं वह कहाँ है। सिया अपने सोच में काम कर रही थी। उधर कपूर मैंसन में रानी और राजेंद्र जी तैयार खड़े थे। वह बस राजवीर के आने का वेट कर रहे थे। राजवीर ऊपर से उतरता हुआ आता है। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, अंदर वाइट शर्ट, बाल अच्छे से सेट किए हुए थे। वो नीचे उतर कर आता है, ऐसा लगता है कि कोई राजकुमार उतर रहा हो। रानी जी उसकी वलैयाँ लेते हुए, हाय मेरा बच्चा कितना हैंडसम लग रहा है। राजवीर बस मुस्कुरा देता है। राजेंद्र जी कहते हैं, चलिए चलना नहीं है क्या, देर हो रही है। रानी जी बोली, अरे रुको 2 मिनट, संजना भी आती होगी, मैंने ड्राइवर को भेजा है उसे लेने के लिए। संजना, वह हमारे साथ जाएगी क्यों? आंखें दिखाते हुए रानी जी बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ। राजेंद्र जी फिर कुछ नहीं बोले। इतने में संजना आ जाती है। उसने पर्पल कलर का सिंपल सा गाउन पहन रखा, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ दिया था। वैसे तो वह चश्मा लगाती थी, पर आज उसने नहीं लगाया था। चेहरे पर लाइट सा मेकअप कर रखा था। वैसे भी वो बहुत क्यूट लगती है, पर आज और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रानी जी आगे बढ़ते हुए, हाय कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नज़र ना लग जाए तुझे। और संजना को राजवीर के पास लाकर खड़ा कर देती हैं। राजवीर को गुस्सा आता है, वहाँ से उठकर चला जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। राजवीर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता है। रानी जी संजना को आगे बिठा देती हैं और खुद राजेंद्र जी के साथ में पीछे बैठ जाती हैं। राजवीर रानी जी को गुस्से से देखता है, पर कुछ कहता नहीं है और सीधे गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राजवीर अपने मन में कहता है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, माँ को तो मैं बाद में समझा दूंगा। गाड़ी सीधे राजावत कोठी के सामने पहुँचती है। सभी कार में से उतरते हैं। कोठी को देखते ही सबके मुंह से वाह निकलता है, क्योंकि आज कोठी इतनी सुंदर सजी हुई होती है। रानी जी और राजेंद्र जी दोनों अंदर आते हैं। पीछे पीछे संजना और राजवीर भी आते हैं। राजवीर की नज़र तो बस सिया को ही ढूंढ रही होती है। सिया तो अपने कामों में लगी रहती है। उसे तो पता भी नहीं है कि राजवीर आने वाला है। मालती जी और वीरेंद्र जी सबका वेलकम करते हैं। काव्या आकर राजवीर को वहां से ले जाती है। काव्या बोली, तुम यहाँ बड़ों के बीच में क्या करोगे, चलो मेरे साथ। राजवीर कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। संजना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। मालती जी देखती हैं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। तभी रानी जी बोलती हैं, कैसी हैं मालती जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वीरेंद्र जी और राजेंद्र जी भी अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तभी मालती जी सिया को देखकर आवाज़ लगाती हैं, सिया इधर आओ। रानी जी सिया का नाम सुनकर चौंक जाती हैं। सिया चुपचाप शरबत के ट्रे लेकर उनके सामने आती है। सिया नहीं जानती है कि रानी जी राजवीर की माँ हैं। रानी जी मालती से पूछती हैं, यह कौन है? मालती जी हमारे घर की नौकरानी है।
रानी जी को समझ में नहीं आता कि क्या यह वही सिया है जिससे राजवीर प्यार करता है। वह बस सिया को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। सिया डरी सहमी सी हाथ में ट्रे लेकर वहीं खड़ी रहती है। पुराने से कपड़े, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी उसकी मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही होती है। रानी जी को एक बार के लिए सिया पर दया आ जाती है कि कितनी मासूम बच्ची है और ऐसे नौकरानी की तरह काम कर रही है। फिर वह अपना सिर झटक दी हैं। मुझे क्या इससे, पता नहीं यह कौन लड़की है। ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा इस नौकरानी से प्यार करता है। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। मालती जी बोली, खड़ी खड़ी क्या देख रही है, शरबत नहीं पिलाएगी? सिया शरबत आगे करती है। रानी जी भी चुपचाप पी लेती हैं। सिया खड़े और लोगों को शरबत दे रही होती है। मालती जी बोली, यह आपके बेटे के साथ कौन लड़की है? जी, वो मेरी होने वाली बहू है। क्या आपने राजवीर का रिश्ता पक्का कर दिया है? यह बात सुनते ही सिया एकदम से चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। रानी जी बस सिया के एक्सप्रेशन देख रही होती हैं। सिया के एकदम से चौंकने से वह समझ जाती हैं कि शायद यह वही सिया है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे छुपाते हुए वह वहाँ से चली जाती हैं। रानी जी सब नोटिस कर रही थी। रानी जी मन में सोचती है, यह लड़की राजवीर से प्यार करती है तो उसे छोड़कर नहीं जाती, पर अगर नहीं करती है तो उसकी शादी की बात सुनकर आंखों में आंसू नहीं आते। उनको समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें और क्या न करें। राजवीर की किसी और से शादी की बात सुनकर ही सिया को बहुत रोना आता है। वो दौड़कर पिलर के पीछे छुप छुप कर रोती है। काव्या सिया को ढूंढती है। वह एक नौकर को बोलती है, सिया कहाँ है? जाओ उसे बोलो कि मेरे दोस्तों के लिए ड्रिंक लेकर आए। काव्या अपने दोस्तों के सामने सिया को नीचा दिखाना चाहती थी। राजवीर यह बात सुन लेता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह सब करने के लिए वो सिया को क्यों बोल रही है। फिर वो समझ जाता है कि दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। नौकर सिया को ढूंढते हुए आता है। वह सिया को देखकर बोलता है, जाओ जल्दी से, छोटी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है, और उसके हाथ में शरबत की ट्रे पकड़ा देता है। सिया चुपचाप ट्रे पकड़ते हुए आती है। वह जैसे ही सामने राजवीर और संजना को साथ में देखती है, उसे समझ में नहीं आता है। वह बस एक नज़र देखती है और नीचे मुँह करके चली आती है। उसे बहुत रोना आता है। वह जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके चुपचाप ट्रे सामने कर देती है। काव्या बोलती है, राजवीर प्लीज़ टेक दिस। संजना तुम भी ले सकती हो। राजवीर और संजना दोनों सिया को इस तरीके से देखकर चौंक जाते हैं। संजना को ज़्यादा झटका लगता है। राजवीर तो समझ जाता है कि यह जब सिया के साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं तो ऐसे सिया को ऐसे काम कराना कौन सी बड़ी बात है, और वह कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे अपने प्लान को सही तरीके से अंजाम देना होता है। अभी कोई तमाशा नहीं करना चाहता है। वह चुपचाप ग्लास उठा लेता है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राजवीर यह देख लेता है पर वह कुछ बोलता नहीं है। काव्या को इधर उधर बातों में लगा कर चुपचाप सिया के पीछे चला जाता है। जैसे ही सिया के पास जाता है वो वहाँ से हटकर कहीं और चली जाती है। वह बार बार सिया से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर कर रही होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सिया जब किसी काम से किचन में जाती है तो वह भी पीछे पीछे चला जाता है। सिया का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। सिया एकदम से घबरा जाती है। वो राजवीर को देखकर चुपचाप अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। राजवीर सिया का हाथ नहीं छोड़ता है। क्या हुआ है सिया, तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों भाग रही हो? कुछ भी नहीं कहती है सिया। वह अपने दोनों हाथों से सिया का मुंह ऊपर करके बोलता है, क्या हुआ है सिया, मेरी आंखों में देखो, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर सिया को देखता है, क्या हुआ है? सिया कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। राजवीर सिया के करीब आता है। सिया को गुस्सा आता है और वो राजवीर का हाथ झटक कर बोलती है, तुम किसी और से शादी कर रहे हो, तुम मुझे भी घुमा रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को? राजवीर को समझ में नहीं आता कि सिया ऐसा क्यों बोल रही है। तुम क्यों बोल रही हो ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, तुम शादी नहीं कर रहे हो क्या? तुम संजना से शादी नहीं कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किसने कहा कि मैं संजू से शादी कर रहा हूँ? वो सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सिया को समझ में नहीं आता है कि राजवीर झूठ बोल रहा है या उसकी माँ झूठ बोल रही है। तभी राजीव को ढूंढते हुए वहाँ संजना आ जाती है। सिया संजना को देखकर एक बार फिर गुस्सा हो जाती है। राजवीर बोला, अच्छा हुआ संजू जो तुम यहाँ पर आ गई हो, सिया को कुछ गलत फहमी है। संजना चुपचाप बस सिया को देख रही थी।
प्लीज़ बताओ सिया को कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं संजना। सिया, हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। सिया को अभी भी यकीन नहीं आता है। राजवीर सिया को सॉरी बोलता है। सिया को समझ में नहीं आता कि राजवीर सॉरी क्यों बोल रहा है और वह संजना को एक्साइट करके सिया को गले से लगा लेता है। राजवीर की ऐसी हरकत से सिया चौंक जाती है। अब समझ में आया कि मैं किससे प्यार करता हूँ। संजना की आंखों में नमी आ जाती है, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। संजना को भी समझ आ जाता है कि राजवीर सिर्फ सिया से ही प्यार करता है, उसका कभी भी नहीं होगा। राजवीर की इस हरकत से सिया अभी भी जमी हुई होती है। तुम चाहो तो चलो, उसका हाथ पकड़कर सबके सामने ही बता सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करूँगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, सिया ने कहा। तो क्या हो गया, मैं किसी से नहीं डरता, मैंने तुमसे सच में प्यार किया है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। सिया को समझ आ जाता है कि राजवीर उससे प्यार करता है, पर उसकी माँ नहीं चाहती है कि उसकी और राजवीर की शादी हो। राजवीर, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करते हैं। सिया भी चली जाती है। राजवीर भी चुपचाप बाहर आ जाता है और संजना को ढूंढने लगता है। संजना एक कोने में बैठी हुई है। आज जो भी राजवीर ने किया उसका दिल टूट जाता है, किसी से कुछ कह नहीं पाती। राजवीर संजना से बोला, मुझे माफ़ कर देना, सिया मान ही नहीं रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं तुम्हें कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। कोई बात नहीं राजवीर, मैं समझ सकती हूँ। राजवीर मन में बोला, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, जब से हमारी शादी की बात हुई है तुम्हारी आंखों में मुझे दिखने लगा है, पर तुम्हें भी समझना होगा कि मैं सिर्फ सिया से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मुझे पता है कि आज के बाद अब तुम ध्यान रखोगी। तभी बीरेंद्र जी माइक लेकर बोलते हैं, अटेंशन एवरीवन। सभी बीरेंद्र जी को देखने लगते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, यह पार्टी मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बीरेंद्र जी मिस्टर आहूजा को बुलाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर आहूजा ने ही बीरेंद्र जी को दिया होता है। बीरेंद्र जी बोलते हैं, धन्यवाद, आपने हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मिस्टर आहूजा ने कहा, हमें भी आपकी कंपनी के साथ काम करके अच्छा लगेगा। तभी भीड़ में से निकलते हुए राजवीर आता है। हेलो मिस्टर आहूजा, मैं हूँ राजवीर, राजवीर कपूर, कपूर इंडस्ट्री के मालिक राजेंद्र कपूर का बेटा। हेलो यंग मैन, कपूर इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता है, मिस्टर आहूजा ने कहा। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, जी धन्यवाद, आप कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर कपूर और सभी लोग राजवीर को देख रहे थे कि राजवीर क्या कर रहा है। सिया भी राजवीर को देखती है। मिस्टर राजेंद्र कपूर बोले, राजवीर ये क्या कर रहे हो बेटा। राजवीर ने कहा, 1 मिनट डैड, मुझे कुछ काम है। राजवीर मिस्टर आहूजा से कहता है, मिस्टर आहूजा, आपने यह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले इस कंपनी के मालिक के बारे में कुछ पता किया है या नहीं। बीरेंद्र जी गुस्से से राजवीर को घूर रहे होते हैं। मालिक के बारे में क्या पता करना है, बीरेंद्र राजावत ही तो मालिक हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा ही था कि आपने डिटेल नहीं निकलवाई है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तभी वो किसी को इशारा करता है, कोई कागज लाता है और राजीव को पकड़ा देता है। राजवीर वो कागज आहूजा को देते हुए बोला, आप खुद ही समझदार हैं, पढ़ लीजिए। आहूजा जी उस कागज को पढ़ते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह बीरेंद्र जी को देखते हुए, ऐसा कौन है जो आपकी कंपनी, आपके प्रॉपर्टी में 50% की मालकिन है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बीरेंद्र जी और मालती जी को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में राजवीर को घूरते हैं। राजवीर मुस्कुराता है। राजवीर बोला, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने तो बस सबको सच ही बताया है। मिस्टर आहूजा, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप देख लीजिए कि इसके एक और मालिक हैं, इससे उनको कोई ऐतराज़ तो नहीं है, वरना आपकी कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। मिस्टर आहूजा बोले, बीरेंद्र जी, यह सिया कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। कोई नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, उसका नाम है तो क्या हुआ, सब कुछ मेरे हाथ में है। मिस्टर आहूजा ने कहा, मुझे अभी सिया से मिलना है। कौन है सिया। बीरेंद्र जी गुस्से में सिया को आवाज़ लगाते हैं, सिया इधर आओ। सिया सिर झुकाकर सामने आती है। सभी उसको देख रहे होते हैं। आहूजा जी सिया को देखकर बोले, यह तो एक नौकरानी है, अभी सबको यहाँ पर ड्रिंक्स ऑफर कर रही थी और यह इस इंडस्ट्री की 50% की मालकिन है। सब लोग हैरानी से सिया को देखते हैं। सिया तो डर के मारे अपनी आंखें ही ऊंची नहीं करती है, नीचे नजरें करके चुपचाप खड़ी रहती है। मालती जी को बहुत गुस्सा आता है। वह सिया को घूर कर देखती हैं। मिस्टर आहूजा ने कहा,
वीरेंद्र जी, आपने यह हमारे साथ बहुत गलत किया है, आपको हमें इसके बारे में बता देना चाहिए था। अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, हमें सोचने के लिए समय चाहिए। पर मिस्टर आहूजा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मिस्टर आहूजा वहाँ से चले जाते हैं। वीरेंद्र जी बोले, ऐ पागल लड़के, तूने यह क्या किया? तुझे क्या ज़रूरत थी यह सब बकवास करने की? तू जानता ही क्या है हमारे घर परिवार के मामले में, और यह लड़की तेरी क्या लगती है? तुझे क्या ज़रूरत थी हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की? मिस्टर राजेंद्र कपूर वीरेंद्र जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर राजावत, कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरे बेटे से इस तरीके से बात करें। वीरेंद्र जी ने कहा, तो आपके बेटे ने जो किया क्या वह सही था? मिस्टर कपूर ने कहा, तो आप जो कर रहे हैं वह सही है क्या? यह लड़की इस घर की 50% की मालकिन है और आपने इसे एक नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। यह हमारे घर का पर्सनल मैटर है, इसमें आप कोई नहीं होते बोलने वाले। मैं बोलूँगा? मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं सिया से प्यार करता हूँ, सिया से शादी करूँगा और मुझे उसके हक के लिए बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। सब लोग हैरानी से राजवीर को देखते हैं। सिया भी अब राजवीर को देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात राजवीर ने इतने आसानी से सबके सामने कैसे बोल दी। सिया तो जैसे जम सी जाती है। वीरेंद्र जी सिया को देखते हुए बोलते हैं, घर में रहते हुए भी तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रही हो। यह तुम्हारा यार भरी पार्टी में हमारी इज्जत उछाल रहा है। मिल गई खुशी तुमको? तुम तो आई ही हो हमारी इज्जत उछालने के लिए, हमें दुख देने के लिए। सिया बस नीचे नजरें करके आंसू बहाए जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। राजवीर ने कहा, मिस्टर राजावत, आप कोई नहीं होते मेरी होने वाली पत्नी से इस तरह बात करने वाले। वीरेंद्र जी ने बोला, अभी कोई तय नहीं हुआ है कि तुम्हारी शादी सिया से होगी या नहीं। मैं सब जानता हूँ, तुम इस प्रॉपर्टी के लिए इस लड़की से शादी कर रहे हो। राजेंद्र जी ने कहा, मेरे बेटे के पास में तुमसे कहीं गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी लड़की से उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी करने की। तो फिर भी तुम्हारा बेटा जो इस लड़की से शादी करना चाहता है क्या है? ऐसा इस लड़की में एक नौकरानी से शादी कौन करना चाहता है? इसे पता चल गया कि यह 50% की मालकिन है, इस वजह से यह शादी करना चाहता है। वीरेंद्र जी ने कहा। राजवीर समझ जाता है कि मिस्टर राजावत उसे भड़का रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, इस प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहता हूँ। और क्या सुनना चाहते हैं आप? इस प्रॉपर्टी के लिए हो या अकेली हो या मेरे प्यार के लिए हो, शादी तो मेरी अब बस सिया से ही होगी। वीरेंद्र जी सिया से बोले, लड़की, अगर तुमने इस लड़के से शादी करी तो तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही मेरी माँ के पास। मैं तो कभी तुम्हें भटकने भी नहीं दूंगा। सिया को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर वह अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती थी। अगर वह राजवीर से शादी करती तो उसे पता था कि वीरेंद्र जी कभी दादी के पास उसे नहीं जाने देते। इसलिए वह सर नीचे करके खड़ी हो गई। राजवीर ने कहा, प्लीज़ बोलो सिया, तुम्हें अपने प्यार के लिए बोलना ही पड़ेगा। सिया बस चुपचाप नीचे नचरे करके आंसू बहाए जा रही थी। राजवीर को गुस्सा आता है तो वो जोर से चिल्लाता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? अब तो तुम बोलो, तुम कब अपने लिए स्टैंड लोगी? कभी नहीं लोगी। सिया ऊपर देखती है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं। सिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। वीरेंद्र जी बोले, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिया की मर्जी क्या है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। राजवीर सिया की तरफ बढ़ता है। वीरेंद्र जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर सिया को तुमसे शादी करनी होती तो वह यहाँ खड़ी रहती, तुम्हारे साथ देती। वह यहाँ से चली गई है, इसका मतलब उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजवीर ने कहा, मुझे एक बार सिया से बात करनी है। वीरेंद्र जी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो कोई भी घूमता फिरे। गेट आउट माई हाउस। राजेंद्र जी राजवीर का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। राजवीर बोला, डैड प्लीज़, मुझे सिया से बात करनी है। राजेंद्र जी गुस्से में होते हैं। वह चुपचाप से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में धकेलते हुए बोले, बहुत हो गया तमाशा, यहाँ से चलो। और रानी जी संजना भी चुपचाप आकर कार में बैठ जाती हैं। राजवीर बोला, मुझे एक बार सिया से बात करने दीजिए डैड। राजेंद्र जी गुस्से में बोले, क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुमने उस लड़की के लिए इतना कुछ करा, पूरी पार्टी में उसके लिए स्टैंड लिया, पर वह लड़की तुम्हारा ही तमाशा बनाकर वहाँ से चली गई। जब उसे खुद की फिक्र नहीं है तो तुम क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो? उसे यहाँ पर नौकरानी बनकर ही रहना है तो रहने दो, तुम्हें क्या करना है? मैं उससे प्यार करता हूँ डैड। मुझे तो नहीं लगता है कि वह तुमसे प्यार करती है। अगर वह तुमसे प्यार करती तो वहाँ पर शादी के लिए हाँ करती।
तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी भी कीमत पर करवाता, पर वह तो वहाँ से भाग गई। इसका मतलब है कि उसे तुमसे ज़्यादा इन लोगों की फिक्र है। वह उन लोगों के साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। राजवीर ने कहा, पर बस बहुत हुआ, बहुत तुमने हमारी इज्जत उछाली, हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। अब आइंदा उस लड़की से तुम कभी नहीं मिलोगे। रानी जी को तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। संजना को भी राजवीर के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि राजवीर सिर्फ और सिर्फ सिया से प्यार करता है, इसलिए अब उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। राजवीर को भी सिया पर बहुत गुस्सा आता है। राजवीर अपने मन में सोचता है, क्यों किया, क्यों? जो तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने प्यार के लिए नहीं लिया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें यह सब सबके सामने अपने प्यार को कबूल करने की हिम्मत क्यों नहीं है? वह गुस्से में कार के दरवाजे पर अपना हाथ मारता है। राजेंद्र जी राजवीर को घूर कर देखते हैं, पर कुछ नहीं बोलते हैं। राजवीर भी चुपचाप बैठ जाता है। क्या राजवीर भी सिया से नाराज हो जाएगा? सिया की खुशियाँ मिलती मिलती अधूरी रह जाएंगी। क्या सिया अपने और अपने प्यार के लिए खुद आवाज़ उठाएगी, या फिर सिया की शादी मालती और वीरेंद्र जी ज़बरदस्ती गज्जू के साथ कर देंगे? क्या वीरेंद्र जी और मालती जी को उनकी गलतियों की सज़ा और सिया को इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।